रशीद किरवाई एक सीनियर जर्नलिस्ट और लेखक हैं जो भारतीय राजनीति, लोकतंत्र और रिप्रेजेंटेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लिखते हैं। उनका काम रिसर्च और स्टोरी टेलिंग के जरिए इग्नोर्ड और अंडर रिप्रेजेंटेटेड वॉइसेस को सामने लाता है। यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको मुस्लिम महिलाओं की लोकसभा में भूमिका पर किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी वाह, शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को वोट देने का और अपने पसंद का व्यक्ति चुनने का अधिकार है। मैं जैसा आपने बताया, मैं एक लेखक हूँ। मैंने भारत के प्रधानमंत्री नाम की किताब लिखी और बहुत सारी हाउस ऑफ इंडिया कई सारी किताबें लिखी राजनीति पे। तो मुझे बड़ा एक उत्सुकता थी कि भारत की राजनीति में कितनी मुस्लिम महिलाएं कितनी लोकसभा का चुनाव जीती हैं। जैसा आप बच्चों आप जानते हैं कि हमारे यहाँ चुना हुआ एक होता है, लोकतंत्र का जो माध्यम है उसमें लोग डायरेक्टली चुने जाते हैं। तो पहला चुनाव भारत का 1991-92 में हुआ था। अभी 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 5,500 से ज़्यादा सांसद बन चुके हैं, जिसमें 690 महिलाएं हैं। लेकिन उसमें मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और इस पुस्तक में मैंने वही जिक्र किया है कि केवल 18 महिलाएं जीती है। तो ये 18 महिलाएं कौन थी, उनकी मैंने कहानी, उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी लिखी है। ये कोई किसी के खिलाफ बात नहीं है, भारत के लोकतंत्र को दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र सबको प्रतिनिधित्व देता है। और इसमें 18 महिलाओं से में से 13 जो है वो वंशवाद की है। तो हमारे देश में आप लोग जानते हैं वंशवाद के खिलाफ बात कही जाती है, लेकिन इस किताब से जाहिर होता है कि वंशवाद इतना बुरा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को उससे जीत कर चुन के आने का मौका मिलता है। जी सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि रिसर्च के दौरान आपको कौन सा ऐसा गैप दिखा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अक्सर मिस हो जाता है? जी शुक्रिया। देखिए, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और ऐसा मानना जाता है कि जो दक्षिण भारत है, मतलब तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, वो बहुत प्रोग्रेसिव है। वहाँ महिलाओं का जो शिक्षा में उनका एक अच्छा हुआ है। लेकिन मुझे इस किताब के माध्यम से हैरत हुई कि दक्षिण भारत के 5 राज्य जिन मैंने अभी नाम लिया, वहाँ से कोई भी उन्होंने कभी भी किसी मुस्लिम महिला को नहीं चुना। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा अटपटा। दूसरी बात ये थी कि जो असम और गुजरात, वहाँ से भी मुस्लिम महिलाएं चुन के आई हैं। तो मेरा कहना ये है कि देशवासी जो है वो हर राजनेता को प्यार करते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है तो चुनते हैं। जी सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में अभी तक जितनी भी मुस्लिम लीडर्स आ पाई हैं, उन सबके साथ कोई ऐसी कठिनाई या कोई ऐसा पैटर्न जो आपने नोटिस किया हो कि सबको फेस करना पड़ रहा है? जी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, दे हैव फेस्ड डबल डिस्क्रिमिनेशन at the entry level from their own community, because you know the Muslim we have a very misogynic and very patriarchal society, and so therefore they had to overcome the double discrimination, a discrimination of the community and discrimination outside. So therefore, and not one Muslim woman has been corrupt in political. There is no ED, CBI raid or any corruption cases. So this is a very redeeming feature of this. Okay. एंड इस किताब के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों का विजन किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, लोकतंत्र में सारा प्रतिनिधित्व की बात होती है। जो 100 लोगों का अगर चुनाव होता है तो जो 51 मत जिसको मिलते हैं वो जीतता है। इस किताब के माध्यम से मैंने तमाम राजनीतिक दलों का, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों का ध्यान आकर्षित किया है कि वो महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें। देखिए, देश में कानून पास हो चुका है लोकसभा में कि 33% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए महिलाओं का, लेकिन इस समय तमाम जहाँ भी चुनाव होते हैं केंद्र में भी 10% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। और तो अब आने वाली घड़ी में जब 33% होगा तो कैसे? और दूसरी बात कि जैसे देश की आबादी में जैसे मुस्लिम आबादी 16% है, 8% मुस्लिम महिलाएं हैं। 140 करोड़ के देश में 8% एक मायने रखता है, एक बड़ी फिगर है, करोड़ों की संख्या हो जाती है। तो उस करोड़ों का उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उनका काम अच्छा है। हम सिनेमा में देखते हैं मुस्लिम महिलाएँ हैं, लेखक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो राजनीति में क्यों नहीं? जी, इस किताब में जो जिन मुस्लिम लीडर्स का आपने जिक्र किया है, क्या उनको सेलेक्ट करने के लिए आपका कोई क्राइटेरिया था? जी देखिए, ये आपने बड़ा रोचक और
कठिन प्रश्न किया। देखिए क्या होता है, आस्था जो है वो बड़ा एक निजी मामला होता है, तो इसलिए हमने उनका एक ये पता करा उनके प्रोफाइल से जो लोग जीवित हैं, तो उनमें से 2 हमें एक ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि उनका नाम तो ऐसा था लेकिन वो इस मुस्लिम वुमेन के परिभाषा को अपने को परिभाषित नहीं करना चाहते, तो उसका भी हमने उसका लिहाज रखा, उसकी रिस्पेक्ट रखी है। और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण मामला हुआ क्योंकि लोग समझते हैं कि उनके ऊपर किताब लिखी जा रही है तो सब अच्छी बातें होंगी। मैंने उनकी खामियां और खूबियां दोनों का जिक्र किया है। वो थोड़ा सा एक इस चीज़ को, किताब को रोचक बनाता है, लेकिन बहैसियत लेखक एक चैलेंजिंग काम होता है। जी। और सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इस किताब से वो क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे इन मुस्लिम वुमेन की स्पेशली सिचुएशन लोकसभा में बेटर हो? देखिए हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत फल फूल रहा है। आप देखती हैं चुनाव होते हैं, अभी बम्बई में कल चुनाव हुआ तो 70% 80% लोग मतदान देते हैं, लाइन में लग के अपना चुनते हैं और सब लोग राजनीति को अच्छा समझना चाहते हैं। तो महिलाएं अगर राजनीति में ज़्यादा आएंगी 33%, उनको तो आना 50% चाहिए। कितने देशों का मैं बता सकता हूँ, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, वहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन 60% 65% है। तो हमारे देश में भी मुस्लिम सारी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं को भी आगे आने का एक मौका मिल सकता है। और जितनी महिलाएं राजनीति में आएंगी उतना आप देखिएगा भ्रष्टाचार खत्म होगा और जो ये नफरती माहौल होता है, मतलब हेट, टॉक्सिक डिस्कोर्स, ये भी कम होगा क्योंकि महिलाओं में एक सेंसिटिविटी होती है जो मैं खुद पुरुष हूँ लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पुरुषों में उसका अभाव होता है। जी। सर क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं तो ऑथर बनने के बाद आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का इस किताब में और आपकी जो भी रिसर्च होती है क्या इम्पैक्ट रहता है? देखिए हाँ, किताब की एक, मुझे लगता है हर आदमी को किताब पढ़नी चाहिए, ख़रीद के पढ़नी चाहिए, रखना चाहिए क्योंकि उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, एक बहुत रेफरेंस होता है। देखिए 1957 का चुनाव किसी ने लड़ा, उसकी भी मैंने उसका उस व्यक्ति का उस राज्य की क्या राजनीति थी, वहाँ कैसा, तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। तो किताब से आपको, आप जब किताब पढ़ लेते हैं, किताब एक आपका साथी होता है, आपको एक इनरिचमेंट की फीलिंग आती है, आपको लगता है आपने कुछ पाया है और यही एक उसका बड़ा मूलधन होता है। तो इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जैसे मैं उदाहरण दूँ, मैं जब जब मैं पढ़ रहा था, आप लोगों की तरह बच्चे जैसे यहाँ स्कूल के हैं, तो मैंने रशियन लिटरेचर पढ़ा, गोर्की, दस्तोयेवस्की, टॉल्स्टॉय। उसने एक करुणा मन में एक भावना पैदा करता है कि सब लोग एक जैसे हैं, ईश्वर ने सबको बनाया है, सबके अपने अपने चैलेंज हैं, आपको किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं होता। तो आप जितनी किताबें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें, तो आपको, क्योंकि आप साहित्य के स्टूडेंट भी हैं, तो आप चाहे मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें, जिसको पढ़ें, इट विल मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जी। सर क्या ऐसी कोई कहानी या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको जो इस किताब में आपने मेंशन किया हो या फिर जिससे आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा मिली हो, क्या आप वो इंसिडेंट दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, देखिए वो बहुत सारे इसमें इंसिडेंट रहे और जैसे एक महिला थी, उनके पति जो थे वो उत्तर प्रदेश की वो कैसर जहाँ वो जीती, और वहाँ पर वो उनके पति जो थे चाय पीने का काम करते थे, चाय बनाने का, और चाय बनाते थे, वो चाय वाले थे, जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है, उनका भी वैसी पृष्ठभूमि थी। और वो मायावती से एक दिन मिलने गए, तो मायावती ने उनसे कहा, और बीएसपी की जो लीडर हैं, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ोगे? एकदम से उनकी नज़र उनकी पत्नी पे पड़ी, उनका इसको ये कैसा जहाँ ये क्यों नहीं चुनाव लड़ती, और उसको उन्होंने चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीती और लोकसभा का चुनाव जीती। तो मेरा कहना है कि देखिए जो आप बात कह रही थी कि महिला प्रतिनिधित्व का बड़ा रोल होता है, एक महिला जो थी वो दूसरे महिला का ध्यान करके उन्होंने उनको चुना और आगे बढ़ाया। जी 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 सर, तो हमारे रीडर्स के लिए और आपके जो ऑडियंस है उनके लिए अगर आपकी तरफ से कोई एडवाइस या कोई मैसेज हो तो प्लीज़। देखिए मेरा तो एक ही एडवाइस होगी, और मुझे यहाँ के पुस्तक मेला और ये बुक्स वैगन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो किताबें सबके साथ तक पहुँचा रहा है ऑनलाइन। तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, भारतीय राजनीति का अध्ययन करें। देखिए आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, टीवी फ्रिज खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो आप तमाम उसकी रिसर्च करते हैं कि उसका वो कैसी है, उसकी खूबियाँ क्या है, क्या क्या उसके प्लस पॉइंट है। आप भारतीय राजनीति का भी देखिए कि उसमें कौन अच्छा है, किसमें उसके क्या गुण हैं, और एक मतलब भाव में आकर के या आस्था के आधार पे चुनाव में वोट न डालें, बल्कि समझदारी से, जैसे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदते हैं उसी तरीके से आपकी वोट की कीमत है, क्योंकि आपका वोट जो है वो एक बेहतर राष्ट्र और बेहतर प्रदेश और बेहतर शहर बनाएगा, क्योंकि म्युनिसिपल चुनाव भी होते हैं।
तो ये आप समझ बूझ करके फैसला करें, यही मेरा आपसे निवेदन और विनती है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद और आप हमें अपना वक्त देने के लिए भी सर आपका बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन। ये किताब जो है मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम विमेन एमपीज इन लोकसभा, जगन्नाथ बुक्स ने जो छापी है, ये बुक्स वैगन के ऊपर उपलब्ध है। आप वो किताब देखें, पढ़ें। ये भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और मुझे खुशी है कि बुक्स वैगन इसको आपको एक कम पैसे के ऊपर भी आपको उपलब्ध करा रही है। धन्यवाद।